बच्चों, पिछली कक्षा में हमने बात किया था कि असेसमेंट में फॉर्मल और इनफॉर्मल असेसमेंट के बीच का अंतर क्या है, और उससे संबंधित हमने कुछ पॉइंट्स भी आपको बताए थे। असेसमेंट की विशेषताएं क्या होती है आकलन की, उस पर भी बात हुई थी। हमने बात किया था कि इस तरह के सवाल विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उसी के संदर्भ में ये प्रश्न भी पूछा गया है एक बार कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल की विशेषताएं बताइए कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या है। ऑब्जर्वेशन शेड्यूल मतलब अवलोकन अनुसूची। जब हमने अवलोकन की बात की थी, ऑब्जर्वेशन की बात की थी, तो हमने बताया था कि मानव शास्त्र विषय में अधिकांशतः इसका प्रयोग किया जाता है। हालांकि आप ये नहीं कहिएगा कि एक शिक्षक के तौर पर इसकी कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि शिक्षक भी अपने छात्रों के बारे में जो जानकारी है, उसके जो प्लस पॉइंट है, माइनस पॉइंट है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो कमजोरी है, उसको अवलोकन के माध्यम से ही जान पाता है, समझ पाता है। बिकॉज स्टूडेंट्स आर योर टूल्स, वो आपका औजार है, तो उसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपको भी इस प्रक्रिया से मदद मिल सकती है। आज हम बात करेंगे कि कुछ विशेषताएं क्या होनी चाहिए। स्वरूप संरचित। आप जब अवलोकन में जाती हैं, आप अनुसूची तैयार करती हैं, प्रश्नों का एक डाटा तैयार करती हैं, वो आपका लिखा हुआ, आपका निर्माण किया हुआ और सही तरीके से रचित होना चाहिए, क्योंकि आप हैं जो अवलोकन करता है। आपको हम ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, अवलोकन करता बोल सकते हैं। तो सवालों की जो रूपरेखा है, जो स्वरूप है, वो सारी चीज़ों का निर्णय आपको खुद करना होगा। दूसरी बात है, प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरें। जब आप एक डाटा तैयार करते हैं, उस डाटा में आपको सवालों के जवाब भरने होते हैं, तो वो किसी और पर आप न सौंपें, क्योंकि कोई और करेगा तो गलती कर सकता है और उसके बाद निष्कर्ष जो है वो फॉल्स हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो बेहतर है कि जब आप डाटा संग्रह करते हैं, अवलोकन करते हैं, लोगों से पूछते हैं और विचार को इकट्ठा करते हैं, तो जहाँ उसको संग्रह करना है, जहाँ उसको लिखना है, वो भी आप स्वयं करें। तीसरी बात है, प्रश्न और उद्देश्य के बीच संबंध हो। बहुत ज़रूरी है कि आपको जानना क्या है। पहले तो आप ये जानिए कि आपको जानना क्या है, और जब आप ये जान जाती हैं कि आपका उद्देश्य क्या जानना है, तो उसके अनुसार आप प्रश्नों को तैयार करें। अगर मुझे एक बच्चे के सांस्कृतिक ज्ञान की जानकारी लेनी है, तो हम उससे कोई लिखित परीक्षा नहीं लेंगे, हम उससे कोई मौखिक परीक्षा नहीं लेंगे, बल्कि हम उससे गाना गाने के लिए बोलेंगे, डांस के लिए बोलेंगे, वाद विवाद के लिए बोलेंगे। तो पहले आपको ये जानना है कि आप जिस गांव में गए हैं, उस गांव के लोगों का खाद्य संस्कृति जानना है, रहन सहन जानना है, विवाह की प्रक्रिया जानना है, उनकी गरीबी का कारण जानना है, उनके नशे का कारण जानना है। आखिर आपका उद्देश्य क्या है, और उद्देश्य के अनुसार आप क्या कीजिएगा, प्रश्न का निर्माण कीजिएगा। ये दोनों के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्रश्नों को उचित क्रम में रखा जाता है। बेशक जब आप प्रश्न बनाएंगे किसी बच्चे के बारे में, तो ऐसा थोड़ी है कि उसका जन्म का जो सवाल है वो सबसे लास्ट में लेंगे। पहले हम क्या लिखते हैं, बच्चे का नाम, फिर जन्म, फिर माता पिता, फिर वो रहता कहाँ है, फिर उसकी शिक्षा दीक्षा कैसी चल रही है। तो ये क्रम होता है। कभी आपने ऐसा देखा है कि व्यक्ति का परिचय है, या आपने अपना बायोडाटा तैयार किया है, तो बायोडाटा के सबसे लास्ट में आपने अपना नाम लिखा है, फ़ोन नंबर लिखा है और अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा है, DOB। ऐसा करती हैं? नहीं करती हैं। तो प्रश्नों का एक क्रम होना चाहिए, उसी के अनुसार प्रश्नों को सजाना है। प्रश्नों की भाषा सरल और स्पष्ट हो। बिल्कुल, आप प्रश्न पूछने गए, अब आपने इतनी क्लिष्ट हिंदी बोली, इतनी क्लिष्ट अंग्रेजी बोली कि ग्रामीण समझ ही नहीं पा रहा, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, अभिभावक समझ ही नहीं पा रहा। तो आपकी भाषा सरल होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि सामने वाला अच्छे से समझे और आपको जवाब दे। उसके बाद है समय, धन और श्रम की बचत। बिल्कुल ही सुनियोजित प्रक्रिया है अवलोकन की। यदि आप अनुसूची तैयार करके जाती हैं, आपका समय बचेगा, आपको पता है आपको जाकर क्या करना है, क्या क्या पूछना है और कैसे उसको फिर कॉपी डाउन करना है, रिकॉर्ड बनाना है। तो आपकी समय की बचत होगी, धन की बचत होगी और श्रम मतलब मेहनत की भी बचत होगी। तो अनुसूची बनाकर अवलोकन करना बहुत ही सही तरीका है। कुछ और भी विशेषताएं हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे इस कक्षा में, पर ये विशेषताएं जो हैं वो प्रमुख तौर पर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल से जुड़ी हुई